हेलो फ्रेंड, बेटर स्टडी पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति व प्राकृतिक प्रभाव के पेटी सेट का पार्ट दूसरा लेके आया हूँ। पहला पार्ट हो चुका है, अगर आपके द्वारा नहीं देखा गया है तो आप उसे मेरे चैनल पर आकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं पार्ट दूसरे के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य। तो मध्य प्रदेश कैसा राज्य है? मध्य प्रदेश राज्य है पूर्ण भू आवेशित राज्य। कैसा है? पूर्ण भू आवेशित राज्य है। इसके बारे में और जान लेते हैं। मध्य प्रदेश पूरी तरह भू आवेशित राज्य है। इसकी सीमा ना तो समुद्र को छूती है और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को। इसके अतिरिक्त भी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भी हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड भी भू आवेशित राज्य हैं। ठीक है, कौन कौन से? हरियाणा, छत्तीसगढ़ और झारखंड भी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में गलत कथन बताइए। गलत कथन कौन सा देखते हैं? तो देखते हैं पहला, महाकौशल की राजधानी जबलपुर, ये सही है। पुराना, अकोला सहित 8 जिलों को तात्कालिक मुंबई राज्य में सम्मिलित कर दिया गया, ये भी सही है। तात्कालीन संपूर्ण मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिलाया गया, तो ये भी सही है। गलत कौन सा है? क्यों है? मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील को तात्कालीन राजस्थान को दे दिया, तो भानपुरा पूरी तहसील को नहीं दिया था, इसकी सुने टप्पा को दिया था। तो इसके बारे में और देख लेते हैं विस्तार से। 1956 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, जिसमें संबंधित उपरोक्त कथनों में विकल्प दा को छोड़कर सभी सत्य हैं, जबकि मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुने टप्पा को राजस्थान के कोटा जिले में मिलाया गया। ठीक है, सुने टप्पा को मिलाया गया था कोटा जिले में, ना कि पूरी तहसील को। तो मंदसौर की भानपुरा तहसील को, पूरी तहसील को नहीं मिलाया गया था, ओनली सुने टप्पा को मिलाया गया था, इसलिए ये दा वाला गलत है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया? तो कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में। कितने भागों में बांटा गया? 7 भागों में। इसके बारे में और देख लेते हैं। विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश 9 भागों में विभाजित था, तो जब विभाजन नहीं हुआ था तो कितने भागों में विभाजित था? 9 भागों में। लेकिन विभाजन उपरांत मध्य प्रदेश को 7 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया। कितने में? 7 में। यथा मध्य प्रदेश भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन की घाटी और सतपुड़ा मेकल की श्रेणी तथा बघेलखंड का पठार। इस तरह से ये 7 भागों में विभाजित किया गया है मध्य प्रदेश की भौतिक बनावट के आधार पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्न पठारों में से किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा से हुआ है? तो किसका हुआ है? मालवा के पठार का। किसका हुआ है? मालवा के पठार का। इसके बारे में देख लेते हैं। मालवा के पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा से हुआ है। इस पठार में दक्कन ट्रैप सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दक्कन ट्रैप सेल इस पठार में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए। मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले कौन से हैं जो कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप है? तो सबसे अधिक समीप कौन से हैं? उज्जैन, रतलाम और राजगढ़। ये सबसे समीप है मध्य प्रदेश के। कर्क रेखा इनके सबसे अधिक समीप से गुजरती है। इसके बारे में देख लेते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है। यहाँ उज्जैन के महाकाल मंदिर से ठीक ऊपर से गुजरती है। तो महाकाल मंदिर से उज्जैन के जो महाकाल जी का मंदिर है वहाँ के ठीक ऊपर से ये लंबवत होती हुई निकलती है, तथा मध्य प्रदेश के उज्जैन, रतलाम तथा राजगढ़ जिले के कर्क रेखा के सबसे समीप जिले हैं, जबकि भोपाल, विदिशा, आगरमालवा, सीहोर, जबलपुर, शहडोल, उमरिया आदि जिले से भी कर्क रेखा गुजरती है। इनके अलावा भोपाल से, विदिशा से, आगरमालवा से, सीहोर से, जबलपुर से, शहडोल से, उमरिया से, इन जिलों से भी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है शिगार चोटी, जाना पाप तथा धजारी चोटी किस पठार में स्थित है? तो किस पठार में स्थित है? इनमें से किसी में नहीं, ना तो पन्ना, रीवा पन्ना के पठार में, ना बुंदेलखंड के पठार में और ना ही बघेलखंड के पठार में। तो ये किस में देखते हैं। इसके बाद विवरण देखते हैं इसका। शिगार चोटी
881 मीटर, जानापाव 854 मीटर और धजारी 810 मीटर ऊंची पहाड़ी है, जो मालवा के पठार में स्थित है। तो किसके पठार में? ये तीनों चोटियाँ मालवा के पठार में। शिगार की चोटी भी मालवा के पठार में पाई जाती है, जानापाव की चोटी भी मालवा के पठार में और धजारी की चोटी भी मालवा के पठार में पाई जाती है, स्थित है, जो कि इस पठार के महू व दक्षिण में है। तो ये किसमें है? महू व दक्षिण में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पठार में स्थित है? तो धूपगढ़ किस पठार में स्थित है ये बताना है। तो ये है सतपुड़ा के पठार में स्थित है। धूपगढ़ चोटी है जो 1350 मीटर ऊंची है, वो धूपगढ़ के पठार में स्थित है। इसके बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ 1350 है। इसकी लंबाई कितने है? 1350 में, जो अंतर्गत आता है। विशेष रूप से यह होशंगाबाद जिले में आती है। तो कौन से जिले में है ये? होशंगाबाद जिले में। यही प्रदेश का एक मात्र हिल स्टेशन कहा जाता है। तो इसको ही जो पचमढ़ी को ही अपन हिल स्टेशन कहा जाता है। ये पचमढ़ी जो धूपगढ़ की चोटी पचमढ़ी में है और पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में आती है, तो इसे एक हिल स्टेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्न पठारों में से किस में स्थित है? तो किस में स्थित है ये? बुंदेलखंड में। किस में स्थित है? बुंदेलखंड में। ये सिद्ध बाबा की जो पहाड़ी है ये बुंदेलखंड में स्थित है। इसके बारे में देख लेते हैं। सिद्ध बाबा पहाड़ी 1172 मीटर ऊंची है। कितने हैं? 1172 मीटर ऊंची है, जो प्रदेश के बुंदेलखंड पठार में स्थित है। यह पहाड़ी इस पठार की सर्वोच्च चोटी है। तो बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा की। ठीक है, ये कितनी लंबाई इसकी? 1172 मीटर, जबकि उसकी औसत ऊंचाई 150 से 450 मीटर। औसत कितनी है? 150 से 450। ठीक है, किसकी? सिद्ध बाबा पहाड़ी की औसत ऊंचाई। ठीक, अगला देखिए। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न। मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें निम्न क्षेत्र में मिलती हैं। तो किस क्षेत्र में मिलती है गोंडवाना लैंड की चट्टानें? ये है सतपुड़ा क्षेत्र में। किस में मिलती है? सतपुड़ा क्षेत्र में। इसके बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की भू संरचना आग महाकल्प शैल समूह के आसपास हुई मानी जाती है। प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें 2 क्षेत्र में मिलती है। तो 2 क्षेत्र मिलती है। एक तो मिलती है सतपुड़ा क्षेत्र में और दूसरी मिलती है बघेलखंड का पठार में। किसमें? बघेलखंड के पठार में इसमें मिलती हैं गोंडवाना युग की चट्टानें। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है? तो उत्तर सीमा किस नदी के द्वारा उसका निर्धारण किया जाता है? तो वो है चंबल नदी। कौन सी है? चंबल नदी। चंबल नदी है वो उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है मध्य प्रदेश की। इसके बारे में देख लेते हैं। प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण चंबल नदी द्वारा, जबकि दक्षिण सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी द्वारा किया जाता है। तो उत्तर की जो सीमा का निर्धारण चंबल नदी से और दक्षिण की सीमा का जो निर्धारण किया जाता है वो ताप्ती नदी द्वारा किया जाता है। और उत्तर पूर्वी सीमा का जो निर्धारण सोन नदी द्वारा किया जाता है। किस द्वारा? सोन नदी के द्वारा उत्तर पूर्वी सीमा का निर्धारण किया जाता है सोन नदी द्वारा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती? तो किस जगह पर नहीं पाई जाती हैं धारवाड़ की? ये खंडवा में नहीं पाई जाती हैं। खंडवा जिले में धारवाड़ क्रम समूह की चट्टानें नहीं पाई जाती हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। खंडवा में दक्कन ट्रेप चट्टानें, तो अगर पूछ लिया जाता है खंडवा किस तरह की चट्टानें पाई जाती है, जो है दक्कन ट्रेप की चट्टानें खंडवा जिले में पाई जाती है। जबकि आर्कियन समूह की धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रदेश के बालाघाट
चिपली श्रेणी जबलपुर, सागर श्रेणी व रीवा गौड़ाइट में हैं। ठीक है, तो ये धारवाड़ की चट्टानें बालाघाट में, जबलपुर में और रीवा में पाई जाती हैं। बाकी खंडवा में दक्कन टेप की चट्टानें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? ये कुड़प्पा क्रम की भी चट्टानें किस जगह पाई जाती है मध्य प्रदेश में? तो ये पाई जाती हैं उपरोक्त सभी में पाई जाती है, बीजावर में पाई जाती है, पन्ना में पाई जाती हैं और छतरपुर। इन तीनों जगह पर कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है। मध्य प्रदेश के कुड़प्पा क्रम की चट्टानें बीजावर, ग्वालियर, पन्ना और छतरपुर में पाई जाती है। इन तीनों जगह पर बीजावर, पन्ना और छतरपुर में ये कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना जाता? किस स्थान को नहीं माना जाता है? तो ग्वालियर को पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना जाता है। विस्तार से देख लेते इसका विस्तार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र को पूर्ण पाषाण युगीन का नहीं माना जाता है, जबकि सीधी, मंदसौर, खंडवा जिले में इस युग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। पूर्ण पाषाण युगीन के प्रमाण मंदसौर, खंडवा जिले में और सीधी में प्राप्त हुए हैं, लेकिन ग्वालियर में प्राप्त नहीं हुई, इसलिए इसे पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना जाता है ग्वालियर को। अगला प्रश्न, अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई थी, कितनी थी अविभाजित की? तो कितनी है? 1127 किलोमीटर। कितनी है? जब विभाजित नहीं हुआ था मध्य प्रदेश तब उसकी पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? 1127 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन विभाजन के बाद हो गई 870। विभाजित के बाद कितनी हो गई? 870। इसके बाद देख लेते हैं, 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन कर एक नया राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया। 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से अलग हुआ था, तो एक नया राज्य बन गया था छत्तीसगढ़। इस विभाजन से पूर्व अखंड मध्य प्रदेश से की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 1127 किलोमीटर थी, जो विभाजन के बाद अब 870 किलोमीटर रह गई है। अब विभाजन हो गया तो 870 रह गई है, पहले 1127 किलोमीटर थी। ठीक है, अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न रहेगा ये, अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई है अविभाजित मध्य प्रदेश की, तो है 996 किलोमीटर। कितनी है? 996 किलोमीटर है अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की। इसके बाद देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का विभाजन कर 31 अक्टूबर 2000 को एक नया राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया। इस विभाजन के पूर्व मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 996 किलोमीटर थी, जो अब विभाजन के बाद 605 किलोमीटर रह गई है। कितनी रह गई? 605 किलोमीटर रह गई है विभाजन के बाद मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई रह गई है 870। ठीक है, क्लियर है? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाला वीडियो आपको समय से मिल सकेगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।